वक़्त साहब ये मैं वजाहत करता चलूँगा, आपने कहा था कि वो 600 जो का जो ट्रांच था, वो प्रोग्राम जो EFF जो है वो $6 बिलियन का जो है वो अब बैक बर्नर पे, लेकिन जो IMF की कंट्री हेड है मारिया तेरेसा, उनके एक ट्वीट के मुताबिक उस पर मुज़ाकरात जारी हैं और ये जो 1.4 बिलियन का जो पैकेज दिया गया है एमरजेंसी के लिए, ये उसके अलावा है। तो और जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसके नतीजे में आपको जो दूसरा उसकी किस्त है वो भी मिलेगी, लेकिन आपको नज़र आता है कुछ इस तरह के इसमें रुकावट क्या है वो दूसरे किस्त में? यानी स्टाफ लेवल पे, हर लेवल पे तो हो चुका हुआ है, लेकिन जो IMF की जो मीटिंग हुई अभी बोर्ड की, उसमें उसको ओके नहीं किया गया। ये तो क्योंकि ये कोरोना से पहले का जो इंस्टॉलमेंट है, ये तो दिसंबर वाली जो किस्त है जो कि इन्होंने मार्च में और अप्रैल में पैसे देने थे, ये उसकी डिस्कशन हो रही है। मैं तो उसके बाद की बात कर रहा हूँ कि उसको सस्पेंड किया इन्होंने। तो मेरे ख्याल में जो इश्यूज चल रहे हैं वो जाहिर है कि आपके जो रेवेन्यू टारगेट्स हैं वो एकदम रेवेन्यू परफॉर्मेंस काफ़ी नीचे गिरी थी, उसके ऊपर इन्होंने मेरे ख्याल में डिसएग्रीमेंट था कि क्या करना क्या नहीं करना। और उसके ऊपर ये फिक्स जो टैक्स रेट है अपना कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे, इस पे भी आई थिंक उनको IMF को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतने ज़्यादा इनके आपस में डिफरेंसेस हैं कि वो पैसे नहीं मिलेंगे आपको। बट ये तो मेरी खबर है कि इन्होंने आगे के लिए उन्होंने कहा है कि फ़िलहाल हम हाथ हल्का रखेंगे, लेकिन वो मॉनिटर ज़रूर करेंगे आपको। जी शौकत साहब, एक लिहाज से तो आम तौर पर जो नाक़दीन हैं इस IMF के पैकेज के, उनका ख्याल था कि हमने को बहुत ही ज़्यादा उनकी जो शराइत हैं वो मिनिमम मान ली हैं, लेकिन ये कोरोना वायरस की वजह से हमें शायद उनमें कुछ थोड़ी सी छूट मिल जाए, जैसे आप कह रहे हैं। मसलन अगर आप यही ले लें, ये जो बहुत क्रिटिसिज्म इस पर हुआ कि 13 कितना था ये रेट, 12.5 था सबसे पहले, या कितना था पॉलिसी रेट जो है? कौन सा जी? डिस्काउंट रेट की बात कर रहे हैं, 13.25 था। 13.25। अब वो 4 दफ़ा एक महीने में उसको कम, अब 4 दफ़ा उसको 13.2, अब 4 दफ़ा आप उसको कम किया है इन्होंने एक महीने में। ये ज़िद जो थी ये कितनी महंगी पड़ी है पाकिस्तान की इकोनॉमी को? देखिए जी, बात तो सिर्फ ये है कि आप अपने आप को ले जाएं वापस अप्रैल 2019 में, तो आप के पास चॉइस ही कोई नहीं थी कि IMF के पास जाएं, तो जाना तो था ही। और उस वक्त अगर आप पॉलिटिकल जो वो एनवायरनमेंट देखें तो पॉलिटिकली हम जो लाइन थी उसके दूसरी तरफ थे। जो पावर्स टू बी हैं अमेरिका वगैरह, वो सिंपैथेटिक पाकिस्तान के साथ नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने बहुत सख्त कंडीशंस रखी थी। अगर आना है तो भाई, क्योंकि वो रोक नहीं सकते, वो IMF जो है वो कोई किसी को भी नहीं रोक सकते, वो ईरान को भी नहीं रोक सकते, लेकिन ये है कि फिर वो कंडीशंस जो हैं वो सख्त कर देते। तो इस दफ़ा उन्होंने यही किया कि फ्रंट लोड कर दी, हर चीज़ को फ्रंट लोड कर दिया। जब मैंने किया था वो मेरे वक्त भी बहुत बुरे थे उस वक्त 2008 में, लेकिन उस वक्त ये पावर्स टू बी हमारे साथ कोऑपरेट कर रही थी, तो हमने फ्रंट एंड अप फ्रंट हमें जो है 40% जो है मिल गया था पैसे किसी चीज़ को किए हुए। अब तो उल्टा हो गया, उन्होंने कहा कि नहीं जी करेंगे भी सही और बड़ी सख्ती से करेंगे। इसमें कुछ चीज़ें हमने जो की वो मेरे ख्याल में हमें अगर ज़रा थोड़ा स्टैंड लेते तो वो बेहतर हो सकती थी। जिसमें ये डिस्काउंट रेट है हमारा, उस वक्त जो है इन्फ्लेशन जो थी वो तकरीबन 10% से कम थी, हमारी कोर इन्फ्लेशन 8% थी, हमने 13.25 कर दिया उसको। तो बाद में इन्फ्लेशन बेशक गई है, उसको गई है 12%, 13%, 14 पे भी गई है, लेकिन वो फूड इन्फ्लेशन थी, वो टेम्परेरी होती है। तो एक तो ये हमें उस वक्त ज़रा सख्ती करनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी इसी चीज़ की वजह से कोर इन्फ्लेशन अभी भी जो आपकी है, जिसको नॉन फूड इन्फ्लेशन कहते हैं और जो बाकी एसेंशियल्स होते हैं उसकी, तो वो जो अभी भी 8% पे है और रूरल एरियाज में 9 पे है। तो ये अभी इसको देखा जाए कि ये ऑयल प्राइसेस की वजह से और सप्रेस होगी, तो हम इस पे अभी भी और रिस्क ले सकते हैं डिस्काउंट रेट के ऊपर। जी अच्छा तरीन साहब, ये जो आप मतलब ये एक तरफ डिफेंस रेट्स है
एक तरफ डिस्काउंट रेट जो है ये कम होता जा रहा है, जैसे आप कह रहे हैं, दूसरी तरफ रुपए की कदर जो है बहुत गिर गई है। तो इस लिहाज से तो देखा जाए तो ये एक तरफ तो लोकल इन्वेस्टमेंट को कुछ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, दूसरे एक्सपोर्ट्स को जो इम्पेटस मिलना चाहिए वो क्यों नहीं मिल रहा। जैसे आपने कहा ये बड़ा लॉन्ग टर्म मामला है, यकीनन ऐसा ही है। और बाज़ माहिरीन तो कहते हैं कि जब इंटरेस्ट रेट लो था नवाज शरीफ के दौर में, तब भी एक्सपोर्ट जो थी वो मुंजमद एक जमूत का शिकार थी। तो ये क्या वजह है कि हमारी एक तो एक्सपोर्ट से मिलती, दूसरे ये बताएं कि आप एक बैंकर हैं, आप बैंकिंग के पर्सपेक्टिव से ये जो क्रेडिट का स्क्वीज़ है वो इस आपको उसमें कुछ बेहतरी आएगी कि आप सनतों को और बिजनेस को कर्जे दे सकें। आपने 3-4 सवाल इकट्ठे पूछ लिए, तो मैं मेरे ख्याल में कोशिश करूंगा इनका जवाब दूं। पहली बात तो यह है कि ये जो आपका डिस्काउंट रेट की गिरने की वजह से आपका ख्याल है कि ये जो हमारी जो आउटफ्लो हुई है फॉरेन एक्सचेंज की, वो उसकी वजह से नहीं हुई। वो ज़रूर हुई है, जो हॉट मनी आई थी वो निकली है उसकी वजह से, लेकिन ज़्यादातर जो है ये हमारा जिस तरीके से देखा जाए तो आउटफ्लो इतनी नहीं हुई जितनी कि बाकी मुल्कों में हुई है। हमारी 7-8% जो है वो डिप्रिसिएशन डिवैल्यूएशन हुई है, और वो इसलिए हुई है कि ये कोविड की वजह से जो अभी वो फ्लाइट ऑफ कैपिटल जाता है सेफ्टी की तरफ, तो डॉलर की तरफ चला गया, तो उससे हमारे उस रुपए पे पहले प्रेशर पड़ा, अब वापस आ गया 163 पे आ गया, 170 को टच किए हुए। दूसरा इसका इफेक्ट जो है वो एक्सपोर्ट्स पे जो है, अगर जो हमारी एक्सचेंज रेट पॉलिसी थी वो ठीक थी कि उन्होंने मार्केट बेस रखा था। अगर आप देखें तो एक्सपोर्ट्स ने आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू किया था, लेकिन फरवरी मार्च के बीच में, फरवरी में 13% एक्सपोर्ट बढ़ी है, और मार्च के पहले 15 दिन में 15% एक्सपोर्ट बढ़ी थी बिफोर कोरोना ने हिट किया ना। नवाज शरीफ की हुकूमत के बीच में इशू ये था कि जो हमारा रुपया जो होना चाहिए था 120-125, क्योंकि उस वक्त भी आपको मालूम होगा 2014 के बीच में ऑयल प्राइसेस गिरी थी और फ्लाइट टू सेफ्टी हुई थी, पूरी दुनिया की करेंसी डिप्रिशिएट की थी डॉलर के अगेंस्ट। हम वाहिद मुल्क थे जिसने कहा नहीं जी हमारी करेंसी डिप्रिशिएट नहीं करी, हमने आर्टिफिशियली अपनी करेंसी को 105 पे रकब पाल के 96 पे लेके चले गए। उससे हमारी वो जो है एक्सपोर्ट को बहुत ज्यादा धक्का लगा थी। बिल्कुल, और उसमें मैं ये कहूंगा डार साहब के अलावा बिल्कुल थी, और उसमें मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब भी इस चीज़ को पसंद करते थे कि रुपया जो है मजबूत होना चाहिए। हालांकि तो ये अब आप तीसरा आपने सवाल किया कि क्या बैंकों में लिक्विडिटी है। मेरे ख्याल में बैंकों के बीच में ये अब जो रीस्ट्रक्चरिंग हुई है उससे जो है लिक्विडिटी थोड़ी कम होगी, लेकिन उसके अलावा इन्होंने अपने रिजर्व रिक्वायरमेंट्स में कमी की है, फॉरेन करेंसी में इन्होंने जो कैपिटल जो है उसकी जो हमारा जो कैपिटल के बफर्स होते हैं उसमें कमी की है, और स्टेट बैंक जो है वो इंजेक्ट कर रहा है लिक्विडिटी बारहा। तो मेरा नहीं ख्याल कि और बैंक्स वैसे भी एक्सेस लिक्विडिटी पे बैठे हुए थे, तो मेरा नहीं ख्याल कि बैंक्स को इसमें कोई मसला आएगा। जी। अच्छा तरीन साहब, आपने पहले कहा कि IMF जो है इन हालात में भी मॉनिटर कर रहे हैं जो उसका क्राइटेरिया और टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड हुई। अब ये जो हालात हैं, जो इंडिकेटर्स हैं, एक्सचेंज रेट, डिस्काउंट रेट, ये सब, और मौजूदा कोरोना की आड़ में जो हालात पैदा हो गए हैं, आप नहीं समझते ये सब हालात IMF हो या दीगर फोरम हो जहाँ से पाकिस्तान ने कर्जे लिए हुए हैं उनके सामने रख दिए जाएं और अपनी आहो बुका उनके सामने की जाए कि भाई अब हम इस पोजीशन में नहीं हैं, तो कुछ मज़ीद रिलीफ मिल सके डेफर्ड पेमेंट के अलावा कोई और रिलीफ? और क्या IMF का इख्तियार भी है, मैंडेट है कि वो कर्ज माफ़ भी कर सकते हैं? IMF तो कभी कर्जे नहीं माफ़ करता, लेकिन दूसरी जो है G20 ने ये आपको कहा है हमारे ख्याल में अगले 12 महीने के जो हमारी पेमेंट्स हैं 10 से 12 बिलियन, उसको आगे वो रिस्केड्यूल कर देंगे, 2 साल के लिए आगे ले जाएंगे और उसके बाद पेमेंट 3 साल और होगी। तो वो हमारे लिए काफ़ी ठीक ठाक रिलीफ होगा। बाकी ये है कि देखें, मेरा नहीं ख्याल कि जो कोरोना जो है वो ज़्यादा देर चलेगा, तो रिवाइव होते होते 1-2 साल ही लगेंगे, तो उस वक्त तक हम वापस अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। जी निज़ामी साहब। शौकत साहब, ये शेख रशीद ने एक बड़ी अनहोनी बात की
कि अगर ये हमें IMF की तरफ से जो इमरजेंसी हमें रिलीफ मिली, ये ना मिलती तो हम डिफ़ॉल्ट कर जाते। और ये इमरान खान साहब का कमाल है कि उन्होंने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया। क्या एक ज़िम्मेदार वज़ीर को ऐसी स्टेटमेंट देनी चाहिए? शेख रशीद साहब मेरे दोस्त हैं, मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये इकोनॉमिक्स की जो इकोनॉमिक की थ्योरी जो उनकी है वो उसके कोई सॉलिड फुटिंग्स हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया शौकत तरीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके